अगला टॉपिक है विकास के आयाम। विकास के आयाम में हम देखेंगे कि अ, इसमें किस किस तरह के विकास होते हैं और विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को कुछ भागों में बांट दिया। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से इसमें विकास के आयाम हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को सबसे पहले देखेंगे। तो शारीरिक विकास शारीरिक विकास शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे जो ऊंचाई होती है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। मतलब वो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन शारीरिक विकास जो होगा वो हमें वो दिखेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या देखेंगे कि जो प्रारंभ में कोई भी शिशु होता है ना, प्रारंभ में कोई भी शिशु होता है, तो मान लीजिए कोई भी शिशु है, ठीक है। तो प्रारंभ में कोई भी शिशु जो होता है तो अपने हर काम के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करेगा, मतलब अपने से बड़ों पे डिपेंड करेगा, है ना। वो जब तक कोई इसका हेल्प नहीं करेगा तब तक उसका काम नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। धीरे धीरे वो सीखने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है और फिर वो अपने काम जो है, वो जो भी काम होते हैं वो अपने काम खुद भी करने लगता है क्योंकि वो सीख चुका होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो जाती है कि प्रारंभ में शिशु अपने हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें विकास होगा और वो अपने सारे काम खुद से करना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई जो हमने समझ ली। अब हम अगली चीज़ देखेंगे कि शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मतलब इसमें हमारा अगला पॉइंट ये जाएगा कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं, मतलब माता पिता से जो गुण आते हैं, माता पिता से जो गुण आते हैं, है ना, तो उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब बच्चे में जो गुण होंगे वो अपने माता पिता से मिलते हुए होंगे। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। मतलब उसका पोषण ठीक होना चाहिए और उसका गाइडेंस ठीक होना चाहिए उसके पेरेंट्स का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए। अब हमारा अगला पॉइंट है बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं इस तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी रखना अनिवार्य है। मतलब एक कोई भी मान लीजिए बालक है तो उसकी रुचि किस चीज़ में, उसको क्या इंटरेस्ट होते हैं उसके, है ना। उसका इंटरेस्ट वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसकी इच्छाएं क्या है, क्या करना चाहता है भविष्य में, है ना। तो इस चीज़ को की जानकारी इकट्ठी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है
है ना? तो किसी बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है ना? तो उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे, तो उसकी शारीरिक वृद्धि कैसी हो रही है, शारीरिक वृद्धि और उसका जो विकास हो रहा है, उसकी अगर पूरी जानकारी मिल जाती है, तो एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा किया जा सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं भविष्य में, इन सारी चीज़ों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उससे काफ़ी जानकारी इकट्ठी करके उसके भविष्य को अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शारीरिक विकास के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।